ने इस वृष्टि के बारे में बोलते वक्त वृष्टिमूलाः कृषिस्सर्वाः वृष्टिमूलञ्च जीवनम तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टिज्ञानम समाचरेत ऐसा कहा है। इसका मतलब होता है कि हमारी जो भारतीय कृषि है वो पूरी कृषि वृष्टि मूलक है, यानी कि वृष्टि पर आधारित है। और अपना जीवन जो है मनुष्य का या सभी प्राणी मात्रियों का वो भी इस वृष्टि के मूलक है, उसका भी मूल वृष्टि है। इसका ज्ञान जब प्रयत्न पूर्वक आदमी लेगा तब उसको उसकी जो वाणी है वह सिद्ध होती है वृष्टि के भविष्यवाणी की तरह। तो वो कैसे करना चाहिए इसके बारे में हमारे वराह मिहिर ऋषि ने बृहद संहिता में बहुत विस्तार से इसके बारे में बोला है कि ये वृष्टि क्या है, ये कब से शुरू होता है, कब उसका निर्माण होता है, उसका प्रसव कब होता है, यानी प्रत्यक्ष वर्षा कब आती है। इसके बारे में बोलते वक्त उन्होंने कहा है वराह मिहिर ने, जैसे आदमी की गर्भधारणा होती है वैसी ही गर्भधारणा वृष्टि की भी होती है, बारिश की भी गर्भधारणा होती है। तो वो कब होती है, तो उन्होंने कहा है वो शीतकाल में होती है, यानी कि वर्षा ऋतु हमारे यहाँ की बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद उसकी गर्भधारणा का काल प्रारंभ होता है। और उस काल में अगर आपने कोई भी वृष्टि गर्भधारणा के लिए अथवा बारिश के लिए पर्जन्य के लिए आपने अगर यज्ञ का प्रयोजन किया तो उससे जो वर्षा का जो माहौल बनेगा, उससे जो वर्षा आएगी, उस वर्षा के कारण वहाँ वृष्टि गर्भधारणा वहाँ पर होगी। और 195 दिन यानी 195 डेज़ के बाद उसका प्रसव आएगा, यानी 6.5 महीने के बाद। तो ये शीतकाल से लेकर ये यहाँ चैत्र महीना या वैशाख महीना तक ये 8 महीना अगर अपने इस गर्भधारणा के लिए कोई भी यज्ञ करेंगे या उसके लिए कोई प्रयत्न करेंगे तो ये गर्भधारणा होकर उसके 195 दिन के बाद वो वर्षा होगी। इस तरह का उन्होंने बृहद संहिता में वर्णन किया है। उन्होंने यज्ञ करने से होगी गर्भधारणा ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि ये काल गर्भधारणा का है। तो ये गर्भधारणा के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वेदों ने कहा है यज्ञात भवति पर्जन्यः, पर्जन्याद अन्न संभवः, अन्नाद भवति रेतः। अथवा उपनिषदों ने कहा है अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक, अग्नि में आहुति सम्यकतया सम्यक विधि विधान से अगर हमने दिया है तो वह आदित्यलोक तक यानी पूरे ब्रह्मांड में उसकी सूक्ष्म रूप में वातावरण बनता है। और उसके बाद में क्या होता है, आदित्यात् जायते वृष्टि, फिर वहाँ से हमें वर्षा प्राप्त होती है और वहाँ से अन्न उत्पन्न होता है। अभी जो संस्था ये पर्जन्य या ये सोमयज्ञ पुढ़ाकर आगे आकर जो करा रही है वह अक्षय कृषि परिवार, उनका भी मकसद यही है कि ये जो कृषि है वो विष निर्मूलन होकर अच्छी धान पैदा हो और भारत में सुप्रजा निर्माण हो। क्योंकि जब तक मनुष्य को अच्छा अन्न नहीं मिलेगा तब तक वो सुप्रजा ये भारतवर्ष में नहीं पैदा होगी। तो वो अच्छा अन्न कब पैदा, धान कब पैदा होगा, तो वेदों ने उसके लिए कहा है कि जो वृष्टि से जो पर्जन्य से ऊपर जो धान पिकता है या जो धान आता है उसमें जो शक्ति बनती है मनुष्य शरीर के लिए जो आवश्यक है वो तत्व हम कुएं से पानी निकाल कर जो देते हैं उसमें वो नहीं पैदा होती है। क्योंकि हमारे यहाँ वेदों ने आपो वही रेतः कहा है, यानी जो पानी है जो वर्षा है वो एक रेत समान है। जैसे वर्षा हमारे पृथ्वी पर गिरती है तो सब जगह में हरियाली पैदा होती है। वो हरियाली कैसे पैदा होती है, वो वर्षा इस पृथ्वी पर रेत के रूप में यहाँ पर पृथ्वी पर आती है और वहाँ से फिर वो धान पैदा होता है। तो हमारे इसलिए वर्षा काल के ऊपर हमारी पूरी कृषि निर्धारित थी। अभी तालाब कैनाल के माध्यम से अभी बन रही है, लेकिन पहले सिर्फ वर्षा के काल में ही यहाँ पर धान पैदा होता था। तो उस समय जब वर्षा अच्छी हो, पूरे अवकाल अवर्षण न हो हमारे भारत में, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वेदों ने कहा है कि जितने भी हमारे ये नदियों के प्रवाह है, नदियों के उगम है या संगम स्थान है, या हमारे यहाँ कहा है
कि ये ज्योतिर्लिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंग, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में इनके एक शब्द से ये पिरोए हुए हैं, लेकिन हर एक ज्योतिर्लिंगी की कथा अलग अलग है, अलग अलग नाम से है। और हम लोग जानते हैं कि 11 रुद्र है, लेकिन ये ज्योतिर्लिंग 12 है। तो ये 12 कैसे है 11 क्यों? तो इसका महत्व है ज्योति यानी कि अग्नि और लिंग यानी कि प्रकृति। ये प्रकृति और अग्नि यानी ऊर्जा, इसका संगम स्थान है ये सभी। ये जो 12 है ये आदित्य के स्वरूप है, जो 12 सूर्य के है उनके स्वरूप है। द्वादशादित्य परम पुरुष एष रुद्रो देवता, ऐसा वेदों ने कहा है। वो रुद्र कौन सा है? तो ये 12 आदित्यों में जो 12वां है वो रुद्र है, ऐसा वेदों ने कहा है। तो ये जो सोमनाथ की भी जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, यहाँ की जो वहाँ पर कथा लिखी हुई है, जो 12 ज्योतिर्लिंग की जो मंदिर में कथा लिखी हुई है, उसमें भी एक कथा ऐसी है कि वहाँ पर अग्निस्तंभ की कथा आती है। ब्रह्मा और विष्णु जी के युद्ध में अग्निस्तंभ के माध्य रूप में वहाँ पर शिव जी प्रकट हुए। तो ये जो अग्निस्तंभ है वो अग्निस्तंभ इस सोम यज्ञ में प्रवर्ग्य के माध्यम से वहाँ पर उत्पन्न होता है, जो आप दूसरे तीसरे और चौथे दिन यहाँ पर सोम यज्ञ में आप लोग देख सकते हैं। वो उसको प्रवर्ग्य विधि बोलते हैं इस सोम यज्ञ को। वो जो प्रवर्ग्य विधि है वहाँ से जो ऊष्मा तैयार होता है वो वहाँ पर कहा गया है कि ये वृष्टि कारक है। ये जो प्रवर्ग्य विधि होती है, जो एक मिट्टी के पात्र में घी डाला जाता है, उसको मंत्रों द्वारा उबाला जाता है, और उसको उबालने के बाद उसमें गाय का और बकरी का दूध डालने के बाद जो एक प्रचंड ज्वाला निर्माण होती है ऊर्ध्वगामी, तो उस ज्वाला का उसको अग्निस्तंभ जैसा वो रूप वहाँ पर तैयार होता है। जो वो अग्नि रूप जो है वो रुद्र रूप है। वो आदित्य लोक तक जाता है, यानी कि अत्यंत ऊर्ध्व ऊपर तक वो ज्वाला जाती है। और उसमें से वैज्ञानिकों के प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध किया है कि उसमें से नैनो पार्टिकल्स, छोटे छोटे सूक्ष्म कण बनते हैं, और उन सूक्ष्म कणों के द्वारा वर्षा ऋतु के जो गर्भ के माहौल के लिए जो होना चाहिए पुष्टिकारक, वो माहौल वहाँ पर बनता है। इसलिए ये सोम यज्ञ का इस काल में, जो शीतकाल से लेके यानी कि शरद ऋतु, हमारे जो नवरात्र होता है, उस नवरात्र से लेकर यहाँ अक्षय तृतीया या अमावस्या तक, वैशाख अमावस्या तक, ये यज्ञों का अगर आयोजन हमने यहाँ पर पूरे ज्योतिर्लिंग क्षेत्रों में किया, अथवा ये नदी किनारे जो अपने जो प्रथम मुख्य नदियाँ हैं भारतवर्ष की, उन नदियों के किनारे अगर हमने किया, तो वो इस यज्ञ भारतवर्ष में अच्छी बारिश होगी। इस तरह का रिसर्च भी हुआ है और एक ने पेपर भी प्रेजेंट किया हुआ था। तो इस तरह का यज्ञ 2005 में 12 ही ज्योतिर्लिंगों पर हम लोगों ने सफलतया प्रयत्नपूर्वक वो आयोजन किया था। और उस साल जो बारिश हुई है, वो बारिश पिछले 10 साल और बाद में के 10 साल कभी नहीं हुई है इतनी बारिश। उसका रिकॉर्ड है वो 2005 का। तो जो हमने अनुभव वहाँ से प्राप्त किया, उसके बाद में हमने बहुत बार उसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है कि सचमुच ऐसा होता है, गर्भधारणा होती है, वहाँ पर प्रसव उस दिन में होता है, इसका भी रिकॉर्ड करके उसका एक रिपोर्ट भी तैयार किया हुआ है। तो इस तरह से इस साल भी होने के लिए हमने आयोजन का बहुत बड़ा प्रयत्न किया। उसके बाद में अभी उसकी प्रारंभ हुई है, शायद इस साल वो 3 जगह में हो रही है। एक बार ओंकारेश्वर में यही सोमयाग संपन्न हुआ है, अभी 9 तारीख तक वहाँ पर संपन्न हुआ। अभी कल से 11 से 16 तारीख तक यहाँ पर सोमयज्ञ होगा, और इसके बाद में 4 से 9 मई ये उज्जैन में भी सोमयज्ञ होने जा रहा है। तो ये ज्योतिर्लिंगों पर करने का मकसद ये है कि ये ऊर्जा स्थान है, ये प्रकृति का और ऊर्जा का संगम स्थान है। ये 12 ज्योतिर्लिंग, उसको उन्होंने ज्वालामुखी के भी स्थान, एक ने उसको सिद्ध किया कि ये सुप्त ज्वालामुखी के स्थान है ये 12 ज्योतिर्लिंग, यानी कि यहाँ ऊर्जा का स्थान है। ये प्रथमतया दृष्टि दिखता है। तो वहाँ पर अगर यज्ञ हमने किया तो निश्चित रूप से हमारे भारतवर्ष में अच्छी वृष्टि, सुवितरित सुवृष्टि, जो अनावृष्टि और अतिवृष्टि रहित सुवृष्टि हो। तो ये हमारा ये इसके मकसद है और ये प्रयत्न है। और ये सब वैज्ञानिक धरती पर है, लेकिन फिर एक बार उसको वैज्ञानिकतया उसको लोगों के सामने लाना चाहिए, तब लोगों को उसके प्रति जागरूकता आएगी। तो ये भी इसके पीछे का एक मकसद है कि वैज्ञानिकता से इसकी जांच पड़ताल हो
इन यज्ञों के माध्यम से, और ये आयोजन बार बार हो। इस यज्ञ की